नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग एलजी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। एलजी से रिलेटेड जितने भी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे पॉइंट्स को मैं आपको याद कराऊंगा। और इसके पहले हम लोग एलजी को डिटेल में डिस्कस करें, हम पोएट्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पोएट्री जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है सब्जेक्टिव पोएट्री और दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री को ही हम क्या बोलते हैं? पर्सनल पोएट्री कहते हैं। सब्जेक्टिव पोएट्री क्या होती है? सब्जेक्टिव पोएट्री में पोएट्स के थॉट्स और इमोशंस की बात होगी। देखो, सब्जेक्टिव पोएट्री की एक विशेषता होती है कि सब्जेक्टिव पोएट्री का सब्जेक्ट मैटर या थीम आप कुछ भी ले लो, लेकिन उस पोएम में पोएट के माइंड में जो कुछ भी उसके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस चल रहे होते हैं, वो उस पोएम में रिफ्लेक्ट होगा। इसी वजह से सब्जेक्टिव पोएट्री को पढ़कर आसानी से आप गेस कर सकते हैं कि पोएट का नेचर या पर्सनालिटी कैसे हो सकता है। एक लाइन में मैं कहूं, सब्जेक्टिव पोएट्री की जो थीम होती है वो पोएट खुद होता है। दूसरी है ऑब्जेक्टिव पोएट्री। ऑब्जेक्टिव पोएट्री को इम्पर्सनल पोएट्री भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इम्पर्सनल पोएट्री में पोएट अपने आप को बिल्कुल डिटैच करके रखेगा। इसका मतलब ये है कि इम्पर्सनल पोएट्री में पोएट अपने सराउंडिंग में जिस भी चीजों को ऑब्जर्व करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसको वो एज इट इज लिख देगा। ऑब्जेक्टिव पोएट्री में पोएट्स के माइंड में जो कुछ भी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस चल रहे होते हैं, उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। ऑब्जेक्टिव पोएट्री को पढ़कर आप किसी भी पोएट के आउटलुक या नेचर के बारे में गेस नहीं कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव पोएट्री की थीम अ प्रेज़वर्दी एक्ट, थ्रिलिंग अकरेंस या ब्यूटीफुल साइट हो सकती है। कौन कौन से पोएम्स सब्जेक्टिव पोएम्स होते हैं और कौन कौन से पोएम ऑब्जेक्टिव पोएम्स होते हैं, इसके लिए आपको एक कोड याद करना है। भोले और सोले ने बैडमिंटन खेला। आपको अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करना है। भोले और सोले ये दोनों आपस में भाई हैं और इन्होंने बैडमिंटन खेला। इस कोड को आपको 5 टाइम्स बोलना है। इससे आपको सब्जेक्टिव पोएम्स और ऑब्जेक्टिव पोएम्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। देखो, सोले से आपको याद होगा सोनेट, ओड, लिरिक और एलिजी। और ये चारों प्रकार के जो पोएम हैं, इनको बोला जाता है सब्जेक्टिव पोएम्स। क्या बोला जाता है? सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव को ही क्या बोलते हैं? पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएम्स बोलते हैं। और बैडमिंटन से आपको 5 तरह के पोएम्स तैयार होंगे: बैलेट, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, मॉक एपिक और इडल। और ये देखो, ये जो 5 तरह के पोएम्स हैं, बैलेट, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, मॉक एपिक और इडल, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव पोएम्स। और ऑब्जेक्टिव पोएम्स को ही हम क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएम्स। देखो, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बताइए लिरिक ये किस तरह का पोएम है, सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव? तो ऑफ कोर्स लिरिक क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द पोएम है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए एपिक किस तरह का पोएम है, तो एपिक ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द पोएम्स है। तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगर आपको पता है ये कोड, तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन कौन सा पोएम सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द पोएम्स है और कौन कौन सा पोएम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द पोएम्स है। और सब्जेक्टिव पोएम्स को ही हम पर्सनल पोएम्स कहते हैं और ऑब्जेक्टिव पोएम्स को हम क्या कहते हैं? इम्पर्सनल पोएम्स कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग एलजी को ढंग से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एलजी की ओरिजिन कहाँ होती है। तो देखो, एलजी सबसे पहले कहाँ लिखा जाता है? एंशिएंट ग्रीस में लिखा जाता है। और ये जान के आपको बड़ा वंडर लगेगा कि जब शुरू में एंशिएंट ग्रीस में एलजी लिखी जा रही थी, तो एलजी को विभिन्न विषयों पर लिखा जाता था। कोई भी पोएम, वॉर सॉन्ग हो, लव पोएम्स, पॉलिटिकल वर्स, किसी के डेथ पर लिखी गई पोएम्स हो, इन सारी पोएम्स को एलजी की कैटेगरी में रखा जाता था। उसके पीछे कारण ये था, जो ग्रीक पोएट्स थे वो कोई पोएम एलजी है या नहीं है उसका निर्धारण सब्जेक्ट मैटर के आधार पर नहीं करते थे, लेकिन किसके आधार पर करते थे? फॉर्म के आधार पर करते थे। ग्रीक पोएट्स कहते थे कि अगर कोई पोएम क्लासिकल एल्जेइक मेजर में लिखी गई है तो फिर वो एलजी होगी। नो मैटर उस पोएम का सब्जेक्ट मैटर, थीम कुछ भी हो, वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। बस वो पोएम किस में लिखा होना चाहिए? क्लासिकल एल्जेइक मेजर में लिखा होना चाहिए। क्लासिकल एल्जेइक मेजर का मतलब ये कि कोई पोएम 2 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाए और जिसकी पहली लाइन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में हो और दूसरी लाइन डेक्टाइलिक पेंटामीटर में हो। आप शॉर्ट में इतना समझना कि एंशिएंट ग्रीस में एलजी होने के लिए जो कंपल्सरी कंडीशन थी वो ये थी कि कोई पोएम किसी भी थीम पर लिखी हो, नो मैटर, लेकिन अगर वो पोएम 2 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है और पहली लाइन
डाक्टेलिक हेक्सामीटर में हो और दूसरी लाइन डाक्टेलिक पेंटामीटर में हो तो उस पोएम को एंशिएंट ग्रीक पोएट्स क्या कहते थे? एलजी कहते थे। डाक्टेलिक हेक्सामीटर का मतलब क्या होता है? हेक्सामीटर ये हमेशा लाइन की लेंथ बताएगी, यानी कोई ऐसी लाइन होगी जिसमें कितने फीट होंगे? 6 फीट होंगे। और डाक्टेलिक ये बताएगा कि हर एक फुट में 3 सिलेबल्स होंगे। पहला जो सिलेबल होगा वो स्ट्रेस होगा और दूसरा और तीसरा क्या होगा? अनस्ट्रेस होगा। इसी तरीके से ये रिपीट होगा। वैसे मैंने मीटर, फुट और स्टेंजा को बहुत अच्छे से ट्रिक से आपको याद कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। देखो, मॉडर्न एज में एलजी को डिफाइन करने का तरीका बदल जाता है। मॉडर्न एज में किस बात पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है? सब्जेक्ट मैटर पर। कोई भी पोएम अगर मॉर्नफुल सिचुएशन पर या सॉरोफुल सिचुएशन पर नहीं लिखी जाती है तो फिर वो पोएम एलजी नहीं कहलाएगी। अभी अभी हम लोगों ने देखा एंशिएंट ग्रीस में कोई भी पोएम एलजी है, ये किस बात पर निर्धारित होता था? पोएम के फॉर्म पर निर्धारित होता था। लेकिन मॉडर्न एज में कोई भी पोएम एलजी सब्जेक्ट मैटर के आधार पर डिफाइन होता है। और अगर कोई पोएम का जो थीम है वो मॉर्नफुल और सॉरोफुल सिचुएशन पर लिखी गई है तो उस पोएम को एलजी कहा जाएगा। और ये मॉर्नफुल सिचुएशन हो सकती है किसी सीरियस सॉरोफुल फर्टल इंजरी पे लिखा गया हो, फॉल ऑफ फेमस सिटी पर लिखा गया हो, या फिर लव अफेयर्स में ब्रेकअप हो जाए उस पर कोई पोएम लिखा गया हो, या किसी की डेथ हो गई है उस पर अगर पोएम लिखा गया हो। इन सारे थीम पर लिखी गई पोएम को क्या बोला जाएगा मॉडर्न एज में? एलजी। और मॉडर्न एज में एलजी एल्जेइक मीटर में लिखी जाती है और एल्जेइक का मतलब आयम्बिक पेंटामीटर होता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग आगे जितने भी फैक्ट्स डिस्कस करेंगे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत ही अटेंशन देकर सुनना है। देखो, एलजी जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पर्सनल एलजी, दूसरी होती है पास्टोरल एलजी। पर्सनल एलजी क्या होती है? इसमें पोएट की किसी नियरेस्ट या डियरेस्ट वन की डेथ हो जाएगी या उसके किसी कीन एंड कीथ की डेथ हो जाएगी, उसी की याद में जो पोएम लिखता है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्सनल एलजी कहते हैं। पर्सनल एलजी का बेस्ट एग्जांपल है अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन का इन मेमोरियम। इन मेमोरियम 1833 से 1850 के बीच में लिखा गया है। और इन मेमोरियम किसकी डेथ पर लिखा गया है? ऑर्थर हेनरी हॉलम की डेथ पर लिखा गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑर्थर हेनरी हॉलम ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के फ्रेंड भी होते हैं। और आर्थर हेनरी हॉलम की मैरिज किससे होने वाली थी? टेंसन की सिस्टर से होने वाली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जिस समय आर्थर हेनरी हॉलम की डेथ होती है उनकी एज रहती है 22 ईयर्स। और आर्थर हेनरी हॉलम की डेथ वियना में ब्रेन हैमरेज की वजह से होती है। और हैमरेज की स्पेलिंग भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। HAEMORRHAGE, 3 पार्ट में आपको याद करना है। HAEMORRHAGE, ये होता है हैमरेज की स्पेलिंग। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि इन मेमोरियम में कुल मिलाकर के 133 कैंटोज हैं। ये पीजीटी 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो, इन मेमोरियम में कुल मिलाकर के 131 चैप्टर्स होते हैं या कैंटोज होते हैं। और इस पोएम में एक एपिलॉग भी होता है और प्रोलॉग भी होता है। तो कुल मिलाकर के कुल कितने कैंटोज होते हैं? 133। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा व्हाट बीट मैन का ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये भी पर्सनल एलजी का बेस्ट एग्जांपल है। और ओ कैप्टन माय कैप्टन अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के डेथ पर लिखी गई है। और इस पोएम को 1865 में लिखा भी जाता है और पब्लिश भी किया जाता है। थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये भी पर्सनल एलजी का बेस्ट एग्जांपल है। और कुछ क्रिटिक्स तो एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड को वन ऑफ द बेस्ट एलजी पोएम्स भी कंसीडर करते हैं। और इस पोएम को थॉमस ग्रे ने इन जनरल मैनकाइंड की डेथ पर लिखा है और इस पोएम को 1751 में पब्लिश कराया गया था। इसके अलावा पर्सनल एलजी का एग्जांपल है W.H. ऑर्डन का इन द मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। आपको याद आ रहा है इस पोएम को हम लोगों को LTGIC में भी पढ़ना है। और W.B. येट्स एक आयरिश ऑथर होते हैं। इनकी डेथ 28 जनवरी 1939 में हो जाती है। और जनवरी में ही W.H. ऑर्डन ने W.B. येट्स की याद में इस पोएम को इन द मेमोरी ऑफ W.B. येट्स लिखा है। और इस पोएम को अनदर टाइम में 1940 में पब्लिश किया गया था। इसके अलावा पर्सनल एलजी का एग्जांपल है मैथ्यू अर्नोल्ड का रग्बी चैपल। मैथ्यू अर्नोल्ड रग्बी चैपल अपने फादर थॉमस अर्नोल्ड की याद में लिखा है। और इस पोएम को मैथ्यू अर्नोल्ड
अपने फादर थॉमस अर्नोल्ड के मरने की 15 ईयर्स बाद लिखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो मैथ्यू अर्नोल्ड का रग्बी चैपल ये भी बेस्ट एग्जांपल है पर्सनल एलजी का, और इस पोएम को पब्लिश किया गया था 1867 में। तो इतने सारे पर्सनल एलजी के एग्जांपल्स हैं, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरे प्रकार के एलजी को पास्टोरल एलजी कहते हैं। पास्टोरल एलजी को सबसे पहले सिसिली के ग्रीक पोएट थियोक्रेटस ने लिखा था। फिर बाद में पास्टोरल एलजी को परफेक्ट करने का काम या उसको मॉडिफाई करने का काम लैटिन पोएट वर्जिल ने किया था। ठीक है, पास्टोरल एलजी को सबसे पहले किसने लिखा था? ग्रीक पोएट थियोक्रेटस ने लिखा था। और पास्टोरल एलजी को परफेक्ट करने का क्रेडिट किसको जाता है? लैटिन पोएट वर्जिल को जाता है। इसके बाद देखो, इंग्लैंड में पास्टोरल एलजी सबसे पहले कब लिखी जाती है? रेनेसेंस में लिखी जाती है। और ये किसके द्वारा लिखी जाती है? एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी जाती है। और एडमंड स्पेंसर की स्ट्रॉफिल ये इंग्लैंड की फर्स्ट पास्टोरल एलजी होती है। देखो, कोई भी एलजी पास्टोरल एलजी नहीं हो सकती है। पास्टोरल एलजी होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ रूल्स और कन्वेंशंस हैं। जो एलजी इन सारे रूल्स और कन्वेंशंस को फॉलो करता है, उन्हीं को हम पास्टोरल एलजी कहते हैं। और यही कारण है कि पास्टोरल एलजी बहुत ज्यादा नहीं लिखी गई है। सिर्फ 4 इंग्लैंड में पास्टोरल एलजी लिखी गई है, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, पास्टोरल एलजी होने के लिए कौन कौन से रूल्स होने चाहिए? पहला रूल ये है कि पास्टोरल एलजी में पोएट खुद को सेफर्ड एज्यूम करता है, फिर उसके बाद वो अपनी कंपेनियन के डेथ पर दुख प्रकट करता है। पास्टोरल एलजी की जो दूसरी कंडीशन होती है, इसमें पोएट अपने पोएम की पूरी सेटिंग को, इमेजरी को पास्टोरल रखेगा, यानी देहात से संबंधित रखेगा। इसमें पोएट क्या करता है? अपनी पोएम में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को मेंशन करेगा जो देहात से संबंधित होगा, जैसे कि गोट, शिप, पास्चर, पास्टोरल गॉड्स एंड गॉडेसेस, फॉन इन साइट्रस। फॉन इन साइट्रस ये रूरल गॉड्स होते हैं जो देखने में आदमियों जैसे दिखते हैं, लेकिन इनको गोट के जैसा, बकरियों के जैसा हॉर्न्स, ईयर्स, लेग्स और टेल्स होते हैं। इसके बाद पास्टोरल एलजी की जो तीसरी कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है? पास्टोरल एलजी 3 स्टेप में डेवलप होती है। पहले स्टेप में पोएट म्यूज का आवाहन करेगा। म्यूज यानी गॉडेस ऑफ आर्ट, कला की देवी का आवाहन करेगा, ताकि म्यूज उसको प्रेरित कर सके और पोएम को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर सके। इसके बाद पोएट क्या करेगा? अपने आप को एक सेफर्ड के रूप में एज्यूम करेगा। फिर जो उसके कंपेनियन की डेथ हुई है उस पर दुख प्रकट करेगा, फिर उसकी प्रशंसा करेगा। दूसरे स्टेप में पोएट ये मानता है जो उसके फ्रेंड की डेथ हुई है उसके लिए पीपल और सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए पीपल और सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हुए एक लंबा और गुस्से से भरा हुआ भाषण देगा। इसके अलावा पोएट ये मानता है जो उसके फ्रेंड की डेथ हुई है कोई सिंपल डेथ नहीं हुई है, उसकी डेथ की वजह से प्रकृति को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तीसरी स्टेप में पोएट अपने आप को सांत्वना देता है ये कहते हुए कि जो उसके फ्रेंड की डेथ हुई है, एक्चुअली वो डेथ नहीं हुई है, वो उसके फ्रेंड का जो बॉडी है वो नष्ट हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जीवित है, इमॉर्टल है और दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। तो ध्यान रखना, इन 3 स्टेप्स में पास्टोरल एलजी को लिखा जाता है। अब हम लोग पास्टोरल एलजी के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें पास्टोरल एलजी से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। देखो, पहली जो पास्टोरल एलजी है वो है एडमंड स्पेंसर की एस्ट्रोफिल, और ये कब लिखी जाती है? ये लिखी जाती है 1595 में, और ये एडमंड स्पेंसर के कॉन्टेम्परेरी सर फिलिप सिडनी के डेथ पर लिखी जाती है। दूसरी पास्टोरल एलजी होती है जॉन मिल्टन का लिसिडास, ये 1637 में लिखी जाती है, और ये जॉन मिल्टन की लास्ट हॉटन पोएम भी होती है। और ये किसकी डेथ पर लिखी जाती है? एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी जाती है। और एडवर्ड किंग की डेथ कहाँ होती है? आयरिश सी में डूबने से होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो, जॉन मिल्टन लिसिडास को सिर्फ एडवर्ड किंग के डेथ पर दुख प्रकट करने के लिए नहीं लिखा था। उस समय पोएट्री और रिलीजन में जो गिरावट हुई थी उस पर भी दुख प्रकट करने के लिए लिसिडास को लिखा गया है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि जॉन मिल्टन इस पोएम में करप्ट क्लर्जीमैन और रोमन कैथोलिक चर्च को उल्फ कह के क्रिटिसाइज किया है। पीवी शैली की एडोनिस ये तीसरी सबसे बड़ी इंग्लिश पास्टोरल एलेजी होती है, और इस पोएम को पीवी शैली ने 1821 में लिखा है। जॉन कीट्स की डेथ कब होती है? जॉन कीट्स की डेथ होती है 23 फरवरी 1821 में होती है, और सेम ईयर पीवी शैली ने जॉन कीट्स की याद में एडोनिस ये पास्टोरल एलेजी लिखी है। जॉन कीट्स की डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से रोम में होती है।
पीपी शैली ने इस पोएम में उस समय के क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट को भी जम के क्रिटिसाइज किया है। क्यों? क्योंकि पीपी शैली ऐसा मानते थे जॉन कीट्स की डेथ इन्हीं सारे क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट के क्रिटिसिज्म की वजह से हुआ है। और पीपी शैली ने इन सारे क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट को इस पोएम में वुल्व्स और रैवेंस बोला है। रैवेंस का मतलब होता है काला कौवा। उसके पीछे कारण ये था कि 1817 में जॉन कीट्स की एक वॉल्यूम ऑफ पोएम्स पब्लिश होती है। उसी में पोएम इंडिमियान भी रहता है, जिसकी बहुत ही पॉपुलर लाइन है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो इस वॉल्यूम ऑफ पोएम्स को उस समय की एक पॉपुलर मैगजीन जिसका नाम था ब्लैकवुड्स इडनबर्ग मैगजीन, उस मैगजीन के कुछ क्रिटिक्स जर्नलिस्ट ने इस वॉल्यूम ऑफ पोएम्स को जम के क्रिटिसाइज किया। और इसी के 4-5 साल के बाद देखो 1821 में जॉन कीट्स की डेथ भी हो जाती है। तो पीबी शैली को ऐसा लगता है कि जॉन कीट्स की डेथ इसी क्रिटिसिज्म की वजह से हुआ है। इसीलिए पीबी शैली ने इस पोएम में उस समय के क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट को क्रिटिसाइज भी किया है और उनको वुल्व्स और रैवेंस बोला है। इसके बाद चौथी और लास्ट इंग्लिश पास्टोरल एलिजी है मैथ्यू अर्नोल्ड का थैरिसिस। मैथ्यू अर्नोल्ड ने थैरिसिस अपनी क्लोज फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लॉक के डेथ पर लिखी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आर्थर ह्यूज क्लॉक की डेथ फ्लोरेंस में मलेरिया की वजह से हो जाती है और उसी के मेमोरी में मैथ्यू अर्नोल्ड ने थैरिसिस लिखा है और इस पोएम को 1867 में पब्लिश किया जाता है। देखो एक पॉइंट को और मैं मेक श्योर कराना चाहूंगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन की जो पोएम है इन मेमोरियल, इस पोएम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने आर्थर हेनरी हॉलम के डेथ पर लिखी है और ये पोएम एक पर्सनल एलजी का एग्जाम्पल है। प्लीज आप इसको मिक्सअप मत कर देना। वही मैथ्यू अर्नोल्ड का थैरिसिस ये एक पास्टोरल एलजी है और इस पोएम को मैथ्यू अर्नोल्ड ने आर्थर ह्यूज क्लॉक के डेथ पर लिखी है। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर आपने तैयार कर लिया है तो एलजी से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा, सारे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।